नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के माध्यम से करेंगे अपने विचार साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की होगी 123वीं कड़ी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। कोलकाता दुष्कर्म मामले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा का विवादित बयान। बोले, छात्रा घटनास्थल पर गई ही क्यों। बयान की चहुं और आलोचना, भाजपा का हल्ला बोल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटा। निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त। 8 से 9 मजदूर लापता। बचाव और तलाशी मुहिम जारी। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। अमेरिका ने की IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी की ईरान की मांग खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका IAEA के साथ। और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने की जीत के साथ शुरुआत। सीरीज के पहले T20 में इंग्लैंड को 97 रन से हराया। कप्तान स्मृति मंधाना ने खेली शानदार शतकीय पारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। जहां विपक्षी भाजपा इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने में लगी है, वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर भाजपा की और मौका दे रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और नेता ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। इस मामले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने बेहद संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे घटना स्थल पर गई ही क्यों। यदि वे घटना स्थल पर नहीं जाती तो ये घटना कभी नहीं होती। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस बयान की चहु और आलोचना हो रही है। भाजपा ने उनके बयान को लेकर उन पर और टीएमसी पर चारों ओर से हल्ला बोल दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मदन मित्रा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्या मदन मित्रा तय करेंगे कि किसे कहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहां किसी को जाना चाहिए, कहां किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वहीं लाल बाजार पुलिस मुख्यालय से हिरासत के बाद रिहा होने पर उन्होंने कहा कि जब सरकार और पुलिस सोती है तो किसी न किसी को जागना पड़ता है और भाजपा ये काम कर रही है।
अगर मुझे पश्चिम बंगाल के लिए 1000 बार गिरफ्तार होना पड़े तो ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं। इसके साथ ही साउथ सब अर्बन डिवीजन की डीसी विदिशा कलिता ने बताया कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और पुलिस ने 25 जून को कॉलेज परिसर की गतिविधियों को कैद करने वाले करीब 7 घंटे के सीसीटीवी फुटेज का खंगाला है। ये फुटेज दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक की है, जिसमें पीड़िता को गार्ड रूम में जबरन ले जाते हुए देखा गया। जांच अधिकारियों के अनुसार फुटेज में तीनों आरोपियों, सुरक्षा गार्ड और पीड़िता की गतिविधियां स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। इससे छात्रा के दावे की पुष्टि होती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक दिखाकर डराया और धमकाया था। पुलिस को इन तीनों कमरों में संघर्ष के स्पष्ट संकेत भी मिले हैं। सभी साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। और यहाँ ये भी बता दें आपको कि गैंगरेप मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल की अगुवाई में 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। ये टीम मामले की सभी पहलुओं से गहराई से जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय दिलाया जा सके। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोली थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की ज़रूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की ज़रूरत हो, होने की ज़रूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। भारत ने पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को वज़ीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के कम से कम 13 कर्मियों की मौत हो गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह निजामाबाद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे स्वर्गीय डी श्रीनिवास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अमित शाह दोपहर बाद किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित 3 जगहों पर प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है, सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था, उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड। और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि जिन जगहों पर मलबा जमा है उसे जल्द हटा लिया जाएगा। वहीं पूरी तरह बहे हुए सड़कों पर यातायात सुचारू करने में थोड़ा समय लगेगा। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है।
तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड को क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए अभी हमने 3 बजे तक का समय दिया है। और आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। इस इमरजेंसी के भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज़ आपके लिए खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयं सेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्नीस 1975 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। आपातकाल लगा तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। गुजरात में भी जब यह आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी कई लोगों के घर पर रहा करते थे। गुजरात के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। गुजरात के वरिष्ठ नेता और गुजरात में कई विभागों में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चुडासमा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी बापू बुलाया करते थे, उस समय को याद करते हैं तो बताते हैं कि वो कई बार अलग अलग भेष में मिलते थे, लोगों से मीटिंग भी करते थे और पुलिस को देख के जहां बाकी लोग रास्ता बदल देते थे, नरेंद्र मोदी वहां बिल्कुल निडर होकर जाते थे। एक मीटिंग मेरे क्षेत्र में थी तो रात को हमारे नाथालाल झगड़ा धौलका से बहुत परिचित, वो पहुंच गए। वो भी अपना हुलिया बदल कर गए थे, लेकिन धौलका में तो घर घर नाथालाल झगड़ा को जानते थे। एक मंदिर में दर्शन करते थे तो किसी ने पूछा नाथा काका, तो वो चौंक गए कि यार यहाँ मीटिंग करेंगे तो क्या होगा। मुझे बुलाया और बोला कि भाई जल्दी से स्थान चेंज करो, और रात में हम 2 बजे स्थान पे गए। मजे की बात यह है कि दूसरे दिन सब दिग्गजों को लेकर एक ही व्हीकल में मैं निकला और आगे स्कूटर पे नरेंद्र भाई आगे। किसी को मालूम नहीं था कि आगे पुलिस है, तो हमने देखी कि आगे पुलिस है। पुलिस उस टाइम हमें पकड़ने के लिए नहीं आई थी, वो अपने काम से आई थी, लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमारे लिए आई है। तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि मेरे क्षेत्र में यदि ये पूरे देश के दिग्गज लोग पकड़े जाएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मगर आगे नरेंद्र भाई थे। तो आप अभी जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति में स्वस्थ रहना, कोई भी परिस्थिति में, वो पहले से ही तो बस स्वस्थ। पुलिस उधर खड़ी है, वैसे स्कूटर पे निकल गए। 87 में पार्टी में आए, उनके आने के बाद ही पार्टी की तरक्की कैसे हुई है। सबसे पहले हम अहमदाबाद कॉरपोरेशन में जीते, फिर 90 में कोएलिशन गवर्नमेंट में हमारी सरकार बनी, और उनके नेतृत्व में 95 में फिर हमें पूरी बीजेपी की सरकार मिली। तब से लेकर आप सब जानते हैं। आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार धोलका जाया करते थे। ये जगह अहमदाबाद जिले में आती थी, जहां उनके साथ काम कर चुके कन्हू भाई जोशी बताते हैं कि इतने छोटे कमरे में नरेंद्र मोदी रहा करते थे और कभी इसके तो कभी उसके घर खाना खाया करते थे। चूंकि उस छोटे से कमरे में कोई सुविधा नहीं थी, तो वो कई बार गर्मी के दौरान कमरे की छत पर चढ़कर सो जाया करते थे। कन्हू भाई जोशी आपातकाल में जेल गए थे, और जब वो जेल से बाहर आए तब नरेंद्र मोदी भेष बदलकर उन्हें लेने आए थे। साबरमती में जेल में था तो उसी समय मेरे को पैरोल मिली 8 दिन के। उन्होंने पता लगा लिया कि कन्हू भाई को पैरोल मिली है, तो जेल के दरवाजे पर सरदार जी का वेश धारण करके आ गए, और मैं जेल से बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने बोला मेरे को धोलका जाना है, आपकी गाड़ी में बैठ के क्या करूं, मैं पहचान नहीं सका उनको। अरे बैठो बैठो, कन्हू भाई नाम बोला तो मेरे भाई आप मेरे कैसे नाम था। अरे मेरे कान में बोले कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए। तो मेरे को गाड़ी में बैठाया, और बैठाने के बाद धोलका सीधे नहीं ले गए, बावला ले गए।
बावला में अलकापुरी सोसाइटी में आ रहे उनके वरिष्ठ प्रचारक थे अनंतराव जी काले, वो वहाँ ठहरते थे, तो वहाँ लेकर गए और 2-3 घंटे तो मेरी पास से बड़ी माहिती ली और मुझे जो सूचना देने की थी वो सूचना भी दिया। तो ऐसे कार्यकर्ता का कितना ध्यान रखते थे। यही वो कमरा है जहां वो रहा करते थे और इस कमरे को अगर देखें तो बहुत ही छोटी जगह है जहां पर वो रहते थे। धौलका में जब भी आते थे आपातकाल के दौरान तो इसी जगह ठहरा करते थे। जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो बताते हैं कि यहीं पर कपड़े धोया करते थे और जब गर्मी काफी ज्यादा हो जाती थी तो यहाँ से एक सीढ़ी हुआ करती थी जिससे चढ़कर वो ऊपर सोने जाया करते थे। और ठीक अगर हम यहाँ से ऊपर चढ़ें और आगे की तरफ जाएं तो एक शिव मंदिर है जहां पर जो आज भी यहां पर लोग पूजा करने आते हैं और यहां से उन्होंने काफी हद तक जो संगठन का काम है उसको यहां पर से निभाया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में आपातकाल के दौरान इस कदर सक्रिय थे कि ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह साहित्य भेजा करते थे ताकि देश के कोने कोने में सूचना सामग्री पहुंचे। पीएम मोदी उस समय भेष बदलकर लोगों से जेल में मिलने भी जाया करते थे। गुजरात से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा को लेकर राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर मैं देश विदेश में रह रहे महाप्रभु जगन्नाथ के भक्तों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रथ पर विराजमान बड़े ठाकुर बलभद्र, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन के दर्शन करके लाखों भक्त दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन ईश्वरीय स्वरूपों की मानवीय लीला ही रथ यात्रा की विशेषता है। इस पुण्य अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी ये प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति, मैत्री और स्नेह का वातावरण बना रहे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। जय जगन्नाथ। वहीं अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में ओडिशा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही देश भर के कई राज्यों में रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। ये भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसको लेकर देश विदेश से भक्त पुरी पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध इस यात्रा में धर्मगुरु, जगत गुरु राम बृहदाचार्य और राजनेता, प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी एवं जानी मानी हस्तियों ने प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। रथ यात्रा का समापन 15 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा। अब भगवान अपने मूल मंदिर जब लौटेंगे। अमरनाथ यात्रा गुरुवार 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रा की सुगमता का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा बल वृहद स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीएसएफ के जवान आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सतर्कता के साथ तैनात हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा पर रामबन के सीएमओ ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लॉजमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल हैं। अमरनाथ जी यात्रा हर साल हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसी तरह से इस साल भी हमारी वो प्रायोरिटी है। तो नाशरी से लेके नवयुगा टनल तक मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हमने 17 ऐसी जगहों में हमारे कैंप्स लगेंगे, जिनमें लॉजमेंट सेंटर्स भी है, जिनमें लंगर साइट्स भी है। इन जगहों पे हमारे बाकायदा मेडिकल कैंप्स लगेंगे, जहां पर हमारे मेडिकल स्टाफ डिप्यूट रहता है, उनमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है।
और इन जगहों पे हम फ्री मेडिसिन यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कहीं पर अगर प्री डायग्नोस्टिक किसी जरूरत है, छोटे मोटे डायग्नोस्टिक जैसे किसी को शुगर टेस्ट करना है, बीपी चेक करना है, वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं भी इन चीज़ों पे रहती है। इसके अलावा 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी दोनों जगहों पे रहती है। और नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में हूल दिवस का आयोजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल संथाल जनजाति के अमर बलिदानियों को समर्पित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि हूल दिवस के मौके पर संथाल जनजाति के उन अमर बलिदानियों को याद किया जाता है जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस दिन 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों ने भोलानाथ ढीग गांव पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया था। ये दिन संथाल समुदाय के वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथा और बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान करता है। हमारा जो पुरखे हैं, हमारे जो वीर हैं, हमको जो प्रेरणा दिया है, जो लड़ाई लड़के आज ये प्रेरणा का स्रोत है, इसको हम भूले नहीं। इसको हम बीच बीच में साल में आप कहीं ना कहीं कितना ही जगह में उनको कितना भी हम श्रद्धांजलि दें, कितना भी उनके बारे में भाषण करें, ये पूरा नहीं होगा। तो इसको हमको करते ही रहना है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने ईरान में IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग अस्वीकार कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA को उनकी समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करते हैं। हम ईरान से IAEA कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आह्वान करते हैं। इजराइल के साथ संघर्ष में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा कि एक बार फिर ईरान की जनता ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल द्वारा मारे गए सैन्य कमांडर, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और महिलाओं और बच्चों के सम्मान में ईरान की सड़कों पर हुजूम उमड़ा। उन्होंने लिखा कि हर शहीद की जगह लेने के लिए 100 और लोग तैयार खड़े हैं। शक्तिशाली ईरान उन सभी का विरोध करेगा जो हमारे भाग्य का फैसला करने का प्रयास करेंगे। और पाकिस्तान में आज सुबह करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम हिस्सा था, जिसका तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.2 दर्ज की गई। वहीं इसकी गहराई धरती के नीचे 150 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ शीघ्र संसदीय चुनाव की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हम चुनाव चाहते हैं के नारे लगाए। दूसरी ओर वुसिक के सैकड़ों वफादार महीनों से राजधानी में उनके मुख्यालय के सामने मानव ढाल बनाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर इजराइल के अभियोजकों की आलोचना की और कहा कि ये हमास और ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुझाव दिया कि वॉशिंगटन द्वारा इजराइल को दी जा रही अरबों डॉलर की सैन्य सहायता को देखते हुए ये इसका समर्थन नहीं करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।